भाई बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। और आज है हमारे साथ लक्ष्य महेश्वरी। लक्ष्य भाई बहुत कमाल के ऑथर हैं। लक्ष्य भाई बहुत कमाल के स्टोरी टेलर हैं, कहानियों की कहानियाँ बताते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपने हमेशा देखा होगा कोई बहुत प्यारे गाने की बहुत खूबसूरत सी कहानी हमारे साथ अक्सर शेयर करते हैं। कैसे हो लक्ष्य भाई आप? बहुत बढ़िया, सच अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत सुना था और बहुत आपकी कविताएं सुन चुका हूं मैं, और एक आध बारी मिले भी हम इसके हम पहले। लोग इससे पहले मिले भी हैं, बट फाइनली हम बैठकर बातें करेंगे, वो भी बातें विद दिव्यांश राणा। हाँ, और सबसे प्यारी बात यह है कि जिनको कहानियों का बातें करना बहुत ही हुनर है जिनके पास, आज वो आए हैं। भाई बचपन में क्या बनना था पहले तो? जो अभी कर रहा हूँ ये तो नहीं बनना था। क्या था बचपन पहले? सबसे पहली याद जो मेरे पास है, जब मैं स्कूल में था तो मुझे पायलट बनना था। अच्छा। हाँ, मतलब बचपन में तो यू रिमेम्बर राइट, हमारे पास एस्ट्रोनॉट बनना होता है। हाँ, कि राइटर तो कोई कभी लिस्ट में ही नहीं था किसी की। सब फैसिनेटिंग करियर्स चाहिए होते थे, बट देन लाइफ हैपेंड। और समझ लो जो मैं कर भी रहा था उसके बाद मैं यहाँ पहुँचने से पहले भी करीब बीच में 10 प्रोफेशन बदल चुका हूँ। जैसे क्या? आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन गुड़गांव इनिशियली फॉर फर्स्ट 5 years। उसके बाद मैंने म्यूज़िक लेबल अपना लॉन्च किया, 2 स्टार्टअप्स, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी भी चलते हैं। मैं शूटिंग करता था एयर पिस्टल 10 मीटर। उसके बाद मैंने फैक्ट्री खोली, उसके बाद स्टैंड अप ट्राई किया, फिर शोज एंकरिंग की, और फिर अब मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ। सो अच्छा, ये सब सीख के फिर आपने बोला कि सबको कंबाइन करके यहाँ ले आया हूँ मैं। पहली कहानी कहाँ सुनाई थी, याद है स्टेज पे से? पहली कहानी वही कहानी है जो आज भी मैं स्टेज पे पहली कहानी कहकर सुनाता हूँ। क्या बात है? वो कहानी आज भी मेरे साथ ही है। अभी हम थोड़े दिन पहले बात ही कर रहे थे अंकित चड्ढा की, अंकित चड्ढा साहब। करेक्ट। तो उनके मुंह से एक कहानी सुनी थी मुझे, और वो कहानी सुनकर मुझे लगा था कि मुझे कहानियाँ सुनानी है लोगों को। तो वो कहानी मैंने रख ली और उन्हीं के नाम से वो कहानी मैं लोगों को सुनाता हूँ। तो पहली बार स्टेज पे मैंने वही कहानी सुनाई थी। क्या बात है? बेहद खूबसूरत कहानी है वो। इंदौर के पास आपका हाँ जी, शहर है भाई। बिल्कुल। शहर कब छोड़ा था पहली बार ऐसे? आई थिंक जब पहली बारी मैं गुड़गांव दिल्ली गया था नौकरी करने के लिए। हम सब पहली बारी अपब्रिंगिंग, परवरिश ही ऐसी होती है ना कि पहले पढ़ाई कर लो, ये ख़त्म कर लो, फिर एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और काम सेट है। तो बस उसी ग्राइंड का हिस्सा था मैं भी। जैसे ही पहली नौकरी लगी, अपना घर पहली बारी छोड़ा और हम चल दिए दिल्ली की तरफ 2011 में। लॉन्ग टाइम अगो। और दिल्ली शहर की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, आप गुरुग्राम में रहे, कैसे दिल्ली रहे या प्रॉपर है? गुड़गांव भी दिल्ली भी, दोनों। अच्छा, कि दिल्ली से निकलते थे काम के लिए गुरुग्राम, जो सबका आधा गुड़गांव में भी रहा हूँ मैं 4 साल, और 2 साल दिल्ली में। तो दिल्ली की सबसे प्यारी बात, लोग बहुत बुरा, मुंबई वाले बहुत बुरा बोलते हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली, आई ऑलवेज से टू पीपल, दिल्ली इज एन एक्वायर्ड टेस्ट। दिल्ली में आप एक बार रहकर देखिए, जब दिल्ली आपके ऊपर चढ़ जाता है ना, फिर आपको और कोई शहर अच्छा नहीं लगता। ना खाने के मामले में, ना लोगों, वो जो थोड़ा सा आपको बिहेवियर वैसा लगता है ना कि दिल्ली के लोग थोड़ा रूड होते हैं या थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, वो प्यार है। करेक्ट, वो उनकी वार्मथ है। हाँ, ऐसे ही बात करते हैं। मिलते ही ऐसे हैं वो। तो दिल्ली के लोग बहुत प्यारे होते हैं। भाई दिल्ली और मुंबई का फर्क क्या है? मुंबई में ज़्यादा कभी नहीं रहा। अभी मैं बहुत नया हूँ मुंबई के लिए, 2-3 महीने हुए हैं मुझे मुंबई में शिफ्ट हुए हुए। सो फ़र्क मैं कहूँ तो जितना मुझे भी पहली नज़र में दिखा है, मुंबई में सब कुछ बहुत फास्ट है, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं। किसी के पास, मुंबई की खूबसूरत बात है, यहाँ हर आदमी भाग रहा है, फिर भी हर आदमी लेट। करेक्ट। क्या बात है? तो दिल्ली में उल्टा है। दिल्ली में अगर आप लेट भी हो पर आप भाग नहीं रहे हो। करेक्ट, हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि दिल्ली में अपनापन है, और दिल्ली के लोग जो हैं वो आपको मतलब कि बहुत ही सुकून वाले लोग मिलेंगे आपको। उनको जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, वो ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं, उनको हर जगह मज़ा चाहिए। वो टेंशन में नहीं दिखेंगे आपको, चाहे कहीं भी हो तो खुश मिजाज लोग दिखेंगे। मुंबई में लोग बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं, वक्त पे पहुंचना है, वक्त पे काम करना है, और वो सिर्फ काम की टेंशनों में भाग रहे हैं। और पर लेकिन मैं जब भी डेफिनेशन देता हूँ, मेरे को दोनों शहर बहुत प्यारे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब रात होती है ना तो मुंबई सबसे खूबसूरत है, जब दिन होती है ना तो दिल्ली सबसे खूबसूरत। और बेहद खूबसूरत बात। मैं आपको मेरे हिसाब से एक चीज़ और ज़रूर बताता हूँ दिल्ली मुंबई के बीच, कि दिल्ली के लोग अपने दिन के बीच में काम रखते हैं और बचे हुए समय में खाते हैं, पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, मस्ती करते हैं। बम्बई इसका पूरा उल्टा है,
इट्स लिटरली Correct. ऑपोजिट। लोग का पूरा दिन काम है, उसके बीच में वो चीजें कर कुछ लिया कर करते लेंगे, हैं। हाँ। और शायद इसीलिए लोगों ने खाना टेस्टी खाने पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मुंबई वाले अच्छा खाना नहीं बना पा रहे। वही है। हाँ तो मुंबई आए, वड़ा पाव खाया आपने, हाँ हाँ, बिल्कुल क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया है। मतलब सबका अपना अपना एक अलग फ्लेवर है, टेस्ट है। मुझे एक दो हफ्ते और करीब 12-15 वड़ा पाव लगे वड़ा पाव अच्छा, कौन सा पसंद अच्छा आने है? में, पर जब एक बारी पसंद आया तो बहुत मजा आया। बिल्कुल इस साल की जो इस भारत की सबसे बड़ी बहस है, मोमोज वर्सेस वड़ा पाव। मोमोज। अच्छा, For कि me it's देखो momos. ऐसा है कि ठीक है, मतलब अच्छा है आपका, मतलब बुरा नहीं कह रहे हाँ, हम, मैं पर अच्छा देखिए इंसान हूँ, पर मोमोज मोमोज है। वही है। मोमोज है। दिल्ली में एक आदमी पकड़ाया था बहुत दिनों पहले, वो मोमोज बनाता था और मोमोज की लाल चटनी में अफीम मिला दिया करता था। क्या बात, ओह टॉप सीक्रेट। मैं नाम नहीं बता रहा इसीलिए, पर जो पकड़ा गया तो इसलिए पकड़ा गया कि लोग मूर्थल और दूर दूर पानीपत से खाने आ रहे हैं उसके मोमोज। वो अटक गया है टेस्ट, गजब लोगों को का कि स्वाद। खाना है तो वहीं का खाना है। गजब का स्वाद। अफीम वाले मोमोज, पर मोमोज आर बेटर फॉर मी। मेरे लिए भी। आप कहाँ से हैं? मुझे ऐसा लगता है जिस शहर में आप हो ना, उस वक्त आप वहाँ के हो। वैसे परवरिश मेरी उत्तराखंड की रही है। पहाड़ों में रहा हूँ, प्रॉपर हिमालय वाला बच्चा। फिर दिल्ली रहा हूँ। मैं कहता हूँ दिल्ली ने मेरे को दुनिया समझाई है कि मैं दिल अपना पहाड़ों वाला रखता हूँ। दिल्ली ने मुझे समझ दी है और मुंबई ने मुझे दिमाग दिया। वाह। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, ये सब चलता रहा। आपका शो आपका है, शो का नाम क्या है पहले आपके? अलग अलग हैं। अभी जिस शो के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसका नाम है स्टोरी ऑफ साहिर, अमृता, इमरोज। ये 3 नाम आई थिंक जो मिलेनियल्स और यंग वाले लोग हैं उनको कोई आइडिया नहीं है पर लोग कौन है। नहीं, उनकी कहानियां नहीं पता, पर अच्छे लोगों को ना लोग जानते हैं कि हाँ यार, ये अपने ज़माने के बहुत काबिल, बहुत कामयाब लोग हैं। जैसे मैं साहिल लुधियानवी साहब की जब बात करता हूँ शो शुरू करते समय, तो मैं कहता हूँ कि इनका नाम से आप शायद इन्हें नहीं जानते हैं, पर इनके गाने हम सब ने सुने। करेक्ट, मैं पल दो पल का शायर हूँ। जैसे ही पहला मैं पल, सब गाने लगते हैं और सबके सबको चेहरे पता पे है, correct। एक्सप्रेशन है, ओह अच्छा वो वाले। अभी ना न जाओ जाओ छोड़ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम सारे न- खूबसूरत, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, सब साहिर के लिखे हुए गाने हैं। भाई राइटिंग का, लेकिन आपने एक और चीज देखी, जब से राइटिंग शुरू हुई है, लोगों ने लिखना शुरू किया, पहले से ही ना राइटर्स को क्रेडिट्स का कभी नहीं मिला। मिर्जा गालिब साहब के अगर आज भी हम शेर सुनेंगे तो हमें नहीं पता मिर्जा गालिब ने लिखे हैं, या कबीर जी ने जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए, कभी कहीं लिखा नहीं था नीचे कि कबीर ने लिखा है। ये ट्रेंड शायद बहुत बाद में आया कि नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखना होता है कि इन्होंने लिखा है। लोगों ने बात सुनी और संभाली। और रजत हमेशा एक बात कहता है मुझे, भाई जब आप शेर सुना देते हो ना, तब वो आपका नहीं रहता, फिर वो सबका फिर वो कितनी सबका प्यारी जाता। बात है यार, वाह, ये रख लूंगा मैं। हाँ, तो बेहद खूबसूरत। पर एक बात ये भी कही गई है ना शायरों के लिए, राइटर्स के लिए, कि उन्हें असली रिकग्निशन मरने के बाद ही मिलता है। थिंक अबाउट एनी ऑथर, एनी राइटर, आप सबसे ज्यादा पूछ परख उनकी तब हुई जब पता चला कि वो चले गए। पर ये तो इंसानों की फितरत है ना भाई, कि जब मतलब कहना नहीं चाहिए, मुझे पता है। आज हम धर्मेंद्र पाजी को देख रहे हैं, हम सबको पता है वो बूढ़े हो गए हैं, हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर जिस दिन कुछ होगा उसी दिन सब लोग स्टेटस लगाएंगे, उसी दिन सब लोग उन्होंने जो काम किया है वो लोगों को बताएंगे। अरे उनको आज जो जिंदा, आज उनको इतना स्पेशल फील कराओ ना यार कि आपने वो किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी स्टोरीज, उनके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, आज बढ़ने चाहिए ना, बाद में क्या ही मतलब है। गालिब साहब इस बात पे कह कर गए थे कि हम पेशा हो, हमा शराब हो, हम नफज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। क्या बात है भाई, पर आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझ आया। उर्दू ये गालिब का एक पूरा कलाम है जिसका नाम है बाजी चाय अतफाल। ये तो पूरा लंबा है। एंड में फीलिंग वही है कि होता ये था कि लोगों ने गालिब का नाम सबने सुना था कि गालिब का शेर है, गालिब का शेर है। कई बारी वो महफिल में गालिब बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं गालिब का शेर है, गालिब का शेर है, वो नहीं जानते कि ये गालिब है। क्या गालिब उसी महफिल में बैठे हैं और तुम्हें गालिब नहीं पता। तो वो लिखते हैं कि हम पेशा हो, हमा शराब, हम नफज है मेरा, कि मैं भी उसी का पेशे वाला हूँ, मैं भी वही हूँ। हम पेशा, हमा शराब, हम नफज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। क्या बात मैं भी यहीं बैठा हूँ और तुम मेरे सामने गालिब की बातें कर रहे हो। हम थे इसके साहिल लुधियानवी साहब, हाँ, बीच में साहिर साहब। तो साहिर साहब की जिंदगी, उन्होंने न जाने कितनी किताबें लिखी हैं,
24 साल की उम्र में उनकी पहली किताब आ चुकी थी। बचपन में ही, अब मतलब ऐसे तो हम पूरी कहानी में निकल जाएंगे, पूरा शो मैं शुरू कर दूंगा आपके लिए, पर साहिर साहब की बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है अमृता प्रीतम जी के साथ। करेक्ट। अमृता प्रीतम जी पंजाबी, पहली फीमेल पंजाबी राइटर माना जाता है उस जमाने की सबसे पहले शुरुआत ही उन्होंने शुरुआत की थी। पद्मश्री, पद्म विभूषण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृता प्रीतम, न जाने कितनी किताबें। और ये लोग पार्टीशन के समय के हैं, जो लोग रिफ्यूजियों की तरह उधर से इधर आए थे, जिन्हें कहा गया रिफ्यूजी। एक तो मुझे टर्म ही इतनी खराब लगती है ना, रिफ्यूजी कह देना किसी को। वो लोग उधर से इधर आए थे, तो इन्होंने वो हॉरर देखा है, वो दर्द सहा है, बहुत पार्टीशन का जो दुख है वो देखा उन्होंने। बहुत खराब समय था वो। तो उस समय के बाद जब ये लोग आपस में पास आए, मिलने लगे, तो उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है, और फिर कैसे मुकम्मल नहीं हो पाती। हर एक ही बात अजीब सी है ना, हर अच्छी प्रेम कहानियाँ कभी मुकम्मल हो ही नहीं पाई। करेक्ट। इसी उस पे साहिर साहब 4 लाइनें इतनी खूबसूरत कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हें, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हारा, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्या बात है भाई। साहिर साहब। तो इन दोनों की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो पाती है और अमृता बिखर सी जाती हैं। तब अमृता के बिखरे टुकड़े समेटने आते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी के असल हीरो, इंद्रजीत इमरोज। अनफॉर्चुनेटली इमरोज साहब के बारे में भी लोगों को नहीं पता। 1.5 महीने पहले उनकी मौत हुई, अभी 1.5 महीने पहले। तब लोगों को पता चला कि इमरोज साहब मर चुके हैं। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि इमरोज साहब जिंदा भी हैं। तो हमारी उसी बात का कनेक्शन हो गया कि लोगों के मरने के बाद सोचने वाली बात है, लोगों को ये पता नहीं होता जिंदा, लोगों को बस ये पता लगता है कि मर गए। कितनी विडंबना भरी अच्छी बात नहीं है, मतलब एज अ सोसाइटी अच्छी बात नहीं है। रिसेंटली अभी मुनव्वर राणा साहब गुजरे, तो वही है कि जब मैंने भी कुछ स्टोरी शेयर की, लोग पूछते होंगे मैसेज है कि कौन है ये, कई बार बहुत बुरा लगता है। हमने बचपन से वो लाइन सुनी थी कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं सबसे छोटा था घर में, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ऐसा कुछ शेर था, वो बहुत शुद्ध, उनका एक अलग तरीका था कहने का। बिल्कुल वही है। शायरों की महफिल की, हर महफिल की जान माना जाता था मुनव्वर राणा साहब। करेक्ट। वो है कि राहत इंदौरी साहब भी जब एक एज हो गई उन्हें, तब उनको वो रिकॉग्निशन जो उनको मिलना था वो एक उम्र के बाद मिला। जहाँ आपने बात शुरू की थी कि बाद में ही मिलता है सबको बाद में। जैसे जाने के बाद लोगों को ख्याल आता है कि अरे हम तो इनसे कभी मिले ही नहीं, और हमने बहुत कीमती चीज खो दी। हाँ, जब कीमती चीज है तब उसकी वैल्यू नहीं है। ये तो इंसानी फितरत। ये रिश्तों में भी यही होता है ना। रिश्तों में तो बिल्कुल यही होता है दोस्त, जब लोग आसपास रहते हैं तब वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड एज सून एज दे गो, भाई क्या ही मिस कर दिया। कुछ बहुत ज़रूरी था, कोई बहुत खास खो दिया ना। भाई आपने लाइफ में, आपके ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप रहे हैं, पर जो लोग देख रहे हैं हमें, एक बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस क्या है आपकी नज़र में लोगों को देने के लिए? बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस, हाँ, और आपको भी, आप भी जो रिश्ते में हो वो सोच के बोलना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे एक दोस्त ने मुझसे कही थी, मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रह गई है, कि कभी भी गुस्सा होकर सोने मत जाना। मतलब जब तुम झगड़ लो, कुछ हो रहा हो, हम क्या करते हैं कि हाँ ठीक है कल देख लेंगे, और हम गुस्से के साथ सो जाते हैं कि कल देख लेंगे, निपट लेंगे, बातें कर लेंगे। अगर सच में प्यार है तो गुस्सा ख़त्म करने के बाद ही सोने जाना। गुस्सा लेकर अगर आप सो जाते हो तो अगले दिन उठते हो तो गुस्सा ख़त्म करने की नहीं, गुस्सा बढ़ाने की ख्याल बार बार आते हैं। तो जितना भी झगड़ा है, जो भी है, उसी दिन ख़त्म करके, उस रात से पहले ख़त्म करके सो जाना। ये बात इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने रख ली। करेक्ट। और इसी बात को आगे करें ना भाई, कई बार क्या होता है, बात इतनी बड़ी थी नहीं, पर हमने रात को सिर्फ सोच के उस बात को इतना बड़ा बनाया, और जो आपका सामने वाला, आप जिससे बहुत प्यार करते हो ना, उसको इस बात का पता नहीं बात इतनी बड़ी बन गई। वो तो सुबह नॉर्मली उठ रहा है, वो तो ऐसे कि क्या ही हुआ। और आप फिर देख रहे हो यार मेरे लिए इतनी बड़ी बात ही मजाक में ले रहे, वो बात और बड़ी बन गई। तो आपके जो रिश्ते हैं लाइफ में यार, उनको प्लीज ना सोने से पहले खत्म कर लेना। कभी भी कोई झगड़ा हो, गलत बोल दिया हमने, आपके जो रिश्ते हैं वो सोने से पहले खत्म कर देना। नहीं, आपके रिश्तों में जो झगड़े हैं ना, वो सोने से पहले खत्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके हैं उनको बताओ कि तुम मेरी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हो। लड़ाई वड़ाई तो होती रहती सबकी। कभी एक दिन बिना वजह यूं ही घर पे फूल ले जाओ, कितना अच्छा लगता है। करेक्ट। बिना वजह यूं ही मुस्कुरा दो किसी एक बात पर, कि भाई बस थैंक यू कह दो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर दीज आर द एसेंस ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। हाँ, कि बड़ी चीज़ें नहीं होती रिश्ते संभालने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें प्यार से करनी पड़ती हैं। और कई बार आपको बहुत लेट समझ आएगा, मुझे पता है। अभी क्या होता है, लोग ना बहुत दिल टूटे हैं लोगों के, तो लोग बोलते हैं यार ये कर लेना चाहिए था। अरे
नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, अब कर लेना ना यार। बहुत प्यारी 2 लाइनें उन्होंने कही थी कि हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। क्या बात है। हम बस ख्वाहिशें अपनी एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में ले आते हैं, इसलिए परेशान हो जाया करते हैं। वो ना हो तो बहुत आसान है रिश्ते यार। हाँ कि और भाई आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिकते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम अपने पिछली जनरेशन को देखें, कलेश हुए, लड़ाइयाँ हुई, और शायद इतनी बुरी लड़ाइयाँ हुई ना कि लड़ाई हाथ पैर सब, पर कभी रिश्ते नहीं टूटे। आज ना सिर्फ बात हुई और रिश्ते टूट गए, ये क्यों होता है? मेरी दादी कहती थी इस बात पे कि बेटा हम उस जनरेशन के हैं जब हमारे घर पे कोई चीज़ बिगड़ जाती थी, जैसे टीवी खराब हो गया, रेडियो खराब हो गया, तो हम उसे सुधारते थे, उठाकर फेंक नहीं दिया करते थे कि नया ले आएंगे। अब हमारी जनरेशन वो हो गई है, हम कुछ भी ऐसा कुछ लगता है उठाकर, कल आपका मोबाइल हल्का सा ना चलेगा, आप उठाकर नया मोबाइल चेंज कर लोगे। मुझे सुधारने की मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्या बात है भाई, कितनी प्यारी बात है ना ये, कि हम लोग ना पहले जब रिश्ते खराब होते थे तो हम लोग उनको ठीक करते थे। हमारे घर में पहले जब सामान खराब होता था तो हम उसको रिपेयर करवाते थे। आज हम लोग रिपेयर नहीं करवाते, आज हम लोग फेंक देते हैं और नया लाते हैं। और ये जनरेशन भी यही करती है अनफॉर्चुनेटली। दादी जिंदाबाद। और भाई पहला प्यार लाइफ में कब हुआ था ऐसे? कहाँ ले जा रहे हो दिव्यांश? मतलब मैं पूछ रही ना वो फीलिंग क्या था? देखो नॉस्टैल्जिया की एक सबसे खतरनाक बात ये होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। हाँ कि 10 चीजें और आएगी फिर। जब एक बारी आप कि बॉटल खुल गई है तो पूरी पियेंगे तो फिर वो सब कुछ सामने दिखने लगता है। फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। मैं कॉलेज में था जब पहली बारी प्यार हुआ था। हाँ टूट के प्यार किया था। टूट के मतलब कि क्या मैक्सिमम था? देखो पोले खुल जाएंगे अच्छा नहीं बहुत टूट के प्यार किया था, दिल से प्यार किया था। 2-3 साल थे हम साथ में और शादी की नौबतें तक आ गई थी। ओके पहला प्यार जब आपको होता है तो आपके हाँ, साथ से वही होता है। हाँ कि आपने जब आप मेरे को ऐसा पहला नहीं, मेरे को लगता है आपको जब भी प्यार होता है ना, मतलब मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, मुझे जब भी प्यार होगा ना तो मैं उसको शादी तक का ही देख रहा हूँ। हाँ। उसके अलावा मैं अगर कुछ कर रहा हूँ फिर मैं वो प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा अगर, लेकिन मैंने बोल दिया ना कि मैं कर रहा हूँ तो फिर मैं शादी देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा है सब। और ऐसे ही हैं लड़के, भले अब लोग बोलेंगे कि बिल्कुल तुम। मुझे एक बात और बहुत खराब लगती है जब लोग कह देते हैं कि मैंने इश्क किया था, मैंने प्यार किया था। यू नो ये सेंटेंस ही गलत है। अगर आप कह सकते हो कि आपको किसी से इश्क था तो वो इश्क नहीं था। करेक्ट। क्योंकि जो इश्क होता है वो हमेशा रहता है। है प्रेम प्यार इश्क खत्म मौत पे जाके होता है। उसके पहले अगर खत्म हो जाए तो वो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। करेक्ट बात है। और भाई मतलब किसी ने एक और बात बोली थी कि प्यार सीखना है तो मम्मी से सीखना अपने। हमारी तो मम्मी के साथ कितनी लड़ाई हुई ना, कितनी गालियां भाई, कितना पीटा उससे, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता थोड़ा ना कभी खराब हुआ ना, तो उससे अच्छी कोई डेफिनेशन है ही नहीं प्यार की। अनकंडीशनल लव, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस कोई सम्मिलित हो जाए, कोई प्यार करने बांटने वाला मिल जाए, सिर्फ वो वाला प्यार। वैसा ही ये कहानी जब हम जैसे टॉपिक शुरू किया था, इंद्रजीत इमरोज अमृता प्रीतम से ऐसी ही मोहब्बत करते थे। अमृता प्रीतम ने साफ कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है बस। इमरोज कहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही बहुत है, चल लेंगे। हाँ सो दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर इन अ हाउस विदाउट गेटिंग मैरिड। लिव इन कह लो, आज़ाद भारत का पहला लिव इन रिलेशनशिप था वो। आज भी लिव इन को बहुत ऊंची नजरों से देखा जाता है, तो तब सोचो 60s किसी क्या ही जज करते होंगे लोग। बिना समाज की परवाह किए अमृता प्रीतम और इमरोज एक ही छत के नीचे अलग अलग कमरों में एक घर में रहते थे। क्या बात है। और इमरोज को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी किसी भी चीज़ की, मना कर चुकी थी वो, शादी नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछ लिया अमृता प्रीतम से कि आप कहती हो कि आप प्यार साहिर लुधियानवी से करती हैं और रहती इमरोज के साथ, कैसा दोगलापन है। जो जवाब दिया उन्होंने तुम हिल जाओ। क्या जवाब दिया? अमृता प्रीतम कहती हैं कि साहिर लुधियानवी मेरे लिए खुला आसमान है और इमरोज मेरे घर की छत। क्या बात है। अनकंडीशनल प्यार में बहुत ताकत होती है, जो माँ बाप के प्यार में होती है, दादा दादी के प्यार में होती है। जब आपके बच्चे होंगे आपको सेम फीलिंग अपने बच्चों के लिए होगी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझ आएगा प्यार क्या होता है। वैसे ये बात मैंने बहुत नोटिस की। आई एम एट एज राइट नाउ जहाँ मेरे ज़्यादातर दोस्तों के बच्चे हो चुके हैं। जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आप 4-5 साल आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके माँ बाप आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है। कि आपके माँ बाप आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको अपने माँ बाप से फिर से प्यार हो जाता है जब आप माँ बाप बन जाते हो।
बचपन में ताना मारते हुए कभी आपकी माँ ने नहीं कहा हाँ बेटा obviously, जब तू तुम्हारे बाप बच्चे होंगे ना तब समझ आएगा। तो और नहीं, और मेरे को लगता है वो ना एक एज, मेरे को लगता है कि जो 14 से 20 में होते हो ना आप सब तब नहीं समझते। आप जब घर से बाहर आते हो तब आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है। जब आप सामान खरीदते हो नया तब आपको समझ आता है माँ बाप। फिर जब आप रिश्ते बनाते हो सब आपको माँ बाप की वैल्यू। फिर वही कि जब शादी होती है फिर माँ बाप की वैल्यू। और फिर जब बच्चे होते हैं फिर समझते हो। मतलब ये क्या है कि पहले माँ बाप से प्यार कम होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। करेक्ट। मतलब ऐसा है इसका ग्राफ। एक बारी डिप आता है और फिर सीधा बढ़ता बूम पे चला ऊपर जाता जाएगा है। धीरे धीरे। करेक्ट भाई बहुत राइटर्स को पढ़ा है आपने। गुलजार साहब की बहुत प्यारी बातें करते हो आप। गुलजार साहब, एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि मुश्किल भाषा में अच्छा लिखना एक आसान काम है, आसान काम है, मगर आसान भाषा में अच्छा लिखना बहुत मुश्किल। मुश्किल है। सही और इस बात के महारथी हैं गुलजार साहब। करे। मतलब गुलजार साहब की एक एक लाइन में आपको पूरी पूरी कहानियां मिल जाती हैं। हाँ और सही, और वही की भाषा इतनी सिंपल सहज। सटीक भाषा समझ आ जाती है। सिंपल। बावर्ची का एक फिल्म का डायलॉग था कि इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। क्या बात। खुश रहना एक सीधी सादी बात है, मगर सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। गुलजार साहब वो सीधे साधे इंसान हैं जो सीधी सादी भाषा में लिख Correct. देते हैं और आप तक पहुंच जाती है। एक लाइन में कहते हैं कि याद है तुम एक बारी मेरे घर आई थी, तुमने एक माचिस की डिबिया पर पौधे का चित्र बनाया था, आकर देखो उस पर फूल खिला है। क्या बात है। सब कितनी कुछ नहीं है एक शान- लाइन में, सब कह दिया उन्होंने। अरे मुझे ईशान में एक दिन बात बोले कि दिव्यांश हम लोग अलग अलग बनने के चक्कर में ना सब एक जैसे बन गए। तो वही कभी कभी एक सिंपल सी लाइन होती है but हाँ। बहुत बड़ा मीनिंग है। हाँ, तो आप मुझे पहले ये बताओ, ये बात अनफॉर्चुनेटली जब मैं शोज में लोगों से पूछता हूँ तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने संपूर्ण सिंह कालरा का नाम सुना है? मैं एक्टिंग के लिए बोल सकता हूँ कि मैंने हाँ सुना है पर मैंने नहीं सुना। संपूर्ण सिंह कालरा को आप नहीं जानते, लेकिन इनके पेन नेम से आप इनको जानते हैं। ये जिस नाम से लिखते हैं वो नाम है गुलजार। क्या बात है। मतलब फिर जानना नहीं होता फिर तो मैं मतलब मेरे लिए लाइफ में जब ऐसे लिस्ट बनी गुरुओं की तो गुलजार साहब। गुलजार साहब का असल नेम संपूर्ण सिंह कालरा है। आधे लोगों को ये बात भी नहीं पता है। मतलब वो नाम उन्होंने जब पहली बार लिखना शुरू किया तो अब गुलजार साहब का नाम की क्या कहानी है? नाम तो वही पंजाब, मतलब पैदा हुए थे, उसके बाद वो भी पार्टीशन में उधर से इधर आए। और गुलजार साहब ने अपनी किताबों में इतनी खूबसूरत बातें कही हुई हैं कि उन्होंने पार्टीशंस में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। वो कहते हैं कि मैंने लाशों को कटते हुए और ट्रकों में भरते हुए भी देखा है, वो खून रोडों पे बहकर सूख जाते हुए भी देखा है, और फिर कुछ लोगों को कुरेद कर खून निकाल के साफ करते हुए भी देखा है। जब इंसान इतना कुछ देख लेता है तो उसके जहन में एक परमानेंट छाप लग जाती है, चाहकर भी वो नहीं उठा सकते। गुलजार साहब की कितनी कविताएं और कितनी पोएम सिर्फ पार्टीशन के ऊपर है, आपको पता है? सुनोगे एक आध बहुत खूबसूरत सा कुछ सुना देता हूँ गुलजार साहब का। कहते हैं कि सुबह सुबह ख्वाब की दस्तक, नहीं यार ये वाला बाद में सुनाऊंगा आपको, पहले ये सुनिए, मुझे एक और कुछ याद आ गया, बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि लकीरें हैं, बॉर्डर के लिए कह रहे हैं, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद यूं ही खींच दी थी। क्या बात है। आओ इन्हीं को बनाए पाला और कबड्डी खेलते हैं। क्या बात है। तुम आओ मेरे पाले में, मेरे हाथ पे यूं हाथ मारो और भागो, और जब मैं तुम्हारे पाले में कौड़ी कौड़ी करता हुआ आऊं तो तुम भी पकड़ लेना मुझे, छोड़ना मत, ना वापस जाने देना, ना छूने देना ये सरहद की लकीरें, किसी ने रूठ कर गुस्से में यूं ही खींच दी थी। क्या बात है। मतलब कितना बड़ा सटायर मारा है ना कि बहुत बड़े देशों पे सटायर मारा है। इतनी खूबसूरत बात कह के। गुलजार साहब, हाँ मुझे कहानी बड़ी अच्छी याद आ गई थी। अब हम बैठे ही हैं गुलजार साहब की बात में, तो आप ये रख लो कहानी। वो एक शो में बैठे थे कहीं पर, इंटरव्यूअर ने पूछा गुलजार साहब आपने लिखना कब शुरू किया? गुलजार साहब हंस पड़े, कहे वो तो नहीं पता, पर ये बता सकता हूँ कि मैंने सोचना कब शुरू किया। क्या बात है। और उन्होंने वो कहानी सुनाई एंड दिव्यांश गूज़बम्स आ गए थे मुझे। वो कहानी आप सुनना, बहुत मज़ा आएगा। कहे कि जब मैं छोटा था तो वो नॉवेल्स का ज़माना था, जासूसी नॉवेल्स नहीं होती थी छोटी सी, जिसमें पॉकेट नॉवेल्स जेब पे रख लेते थे हाँ। जो हम लोग। तो मुझे वो पढ़ने का बड़ा शौक था। उस ज़माने में वो दुकानें हुआ करती थी कि आप 4 आने दो 25 पैसे और आप हफ्ते भर के लिए जितनी चाहे किताबें पढ़ने के लिए घर ले जा सकते हो। तो मैं जासूसी नॉवेल घर लेकर आता। अब
वो नॉवेल्स जैसे बहराम का छुरा और खूनी कौन, तो इन नॉवेल्स की खास बात है कि अगर खत्म जब तक ना कर लो तो चैन नहीं हाँ, मिलता। कि वो हम जो OTT आज लोगों को पागलपन है वो बुक्स में था एक टाइम बुक्स पे। में था, तो वो खूनी कौन ये पता तो करना ही है ना, तो मैं एक ही रात में पूरी किताब खत्म कर लिया करता और फिर अगले दिन पहुंच जाता कि भाई अगली किताब दे। 3-4 किताब के बाद तो दुकान वाला परेशान हो गया, कहने लगा तुझे कितनी किताबें दूंगा मैं 4 आने में। और उसने शेल्फ के ऊपर रखी धूल में सनी एक बहुत मोटी सी किताब निकाली और मुझे दी, कहा जा ये पढ़। गुलजार साहब कहते हैं जब वो किताब निकाल कर मुझे दे रहा था वो भी नहीं जानता था, पर वो मेरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल रहा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उस किताब की बदौलत। किताब का नाम क्या था? यही सवाल आ रहा है ना, वो नहीं बताऊंगा मैं। शो पे आ जाइए हमारे। कहने लगे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस किताब की बदौलत हूँ। वो किताब आज ही मुझे पन्ना बा पन्ना पूरी याद है। जस्ट लाइक यू, पहला सवाल आया किताब कौन सी थी, मुझे नाम पता चला, मैं मार्केट गया, सबसे पहले वो किताब खरीद के लाया, ये सोचकर कि इसको पढ़ने से आप गुलजार बन जाते हैं। कितनी बचकानी बात थी, कितनी प्यारी बात है। मैं पढ़ने बैठा एंड दिल से बता रहा हूँ दिव्यांश, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन एक बात समझ में आई कि इसे बहुत सारे राइटर भारत देश में, पूरी दुनिया भर में हुए, जिनका लिखा समझने के लिए भी आपको पहले खुद कुछ होना पड़ता है, वरना इतनी आसानी से वो नहीं समझ नहीं समझ आते। आता। करेक्ट। वो किताब थी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी माली, द गार्डनर। कभी आप माली पढ़िएगा, अलंकार है पूरा। और मेरी लाइफ में सबसे पहला भी एक अब माली ऑर्डर की जाएगी। इसको पढ़ने से गुलजार बन किताबों जाते की हैं। बात हुई है तो एक और अच्छे राइटर हैं, लक्ष्मणेश्वरी नाम है उनका। तो उन्होंने भी डिसेंडेंट्स नाम से एक बुक है, आप इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल में आप देख सकते हो, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर दुकानों पे मिल जाएगी, हर दुकानों पे आपको मिल जाएगी, और एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, एयरपोर्ट आपको पे मिल जाएगी। हाँ, तो एयरपोर्ट पे मिल जाएगी आपको, और बस स्टेशन के पास हर जगह मिल जाएगी। नहीं मिले तो द डिसेंडेंट्स नाम सब सर्च करना, या इंस्टा प्रोफाइल खोलना लक्ष्य भाई का, तो वहाँ पे आपको प्रोफाइल बुक ज़रूर मिलेगी और प्रोफाइल भी मिलेगा। भाई बुक के बारे में कुछ पता? अरे बेहद प्यारी सी कहानी है द डिसेंडेंट्स की। लकीली पेंगुइन ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट दिखाकर इस कहानी को उतना प्यार दिया जितना डिजर्व करती थी, और ये पहुंच गई, पेंगुइन ने पब्लिश कर दिया। कहानी से इतनी सिंपल सी है कि अर्जुन को हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर्स एवर, सबसे बड़े महारथी योद्धा माने जाते हैं अर्जुन। अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित, परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय, और जब जन्मेजय से आगे बढ़ा तब कहते हैं तभी से कलयुग शुरू हुआ था। तो अर्जुन के ये जो वंशज हैं, जिन्हें हम उनके डिसेंडेंट्स कहते हैं, जन्मेजय की आगे वाली फैमिली आज भी भारत देश में रहती है, जिंदा एग्जिस्ट करती है। They still there, I've met them। सोमवंशी उनका सरनेम है, और वो यूपी के एक छोटे से गांव में खेती करते हुए अभी भी रहते हैं। और कैसी लाइफस्टाइल है उनका? मतलब बहुत सिंपल, वेरी नॉर्मल। वो जानते हैं कि वो अर्जुन के डिसेंडेंट्स हैं, पर इस बात से उन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में है, खेती कर रहे हैं, खुश हैं। तो मैंने और आशीष ने खूबसूरत सा, समझ लो यूनिवर्स कह लो, बिकॉज आजकल वही शब्द हर जगह चलता है, कूल मार्वल यूनिवर्स, डीसी यूनिवर्स, ब्रह्मास्त्र यूनिवर्सल, तो एक अलग सी दुनिया बसाई है आज का समय, स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स कि वो वाली फैमिली सोमवंशी जो अर्जुन के वंशजों की फैमिली है, वो आज भी हम लोगों के बीच रह रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, और एक बात कही गई है कि एक बार ये समय का पहिया फिर से घूमेगा, जैसे अर्जुन और पांडव, जो उनमें शक्तियां थी जिसके कारण उन्होंने पूरा विश्व जीता और राज किया, वो फिर से चक्कर घूमेगा, और फिर से फैमिली, उनके डिसेंडेंट, उनके वंशज फिर से इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो कैसे वो शक्तियां वापस बाहर आती हैं और कैसे उनके वंशज पहुंच पाते हैं या नहीं, ये सब आपको किताब पढ़कर पता चलेगा। हाँ, वो भी 2-3 बुक्स आएंगी, चैप्टर 1 ऑफ द ट्रिलॉजी, या डिसेंडेंट्स, वंशज। भाई एज अ राइटर ना, जब आप लिखते हो, कई बार हिंदी का बहुत बड़ा रहता है। हम हिंदी राइटर्स, आपने इंग्लिश में बुक लिखी है, बट कोई भी भाषा का जब रहता है लिखने का, तो शुद्धि एक होता है ना, भाषा की शुद्धि पे जब बात करते हैं हम लोग की कितनी सोचो मैं शुद्धि शब्द में ही गलत शुद्ध बोल रहा हूँ। हाँ, तो जब हम हिंदी में जब हम कोई भी भाषा में लिखते हैं, तो एक हमेशा एक शुद्धिकरण का एक रहता है कि इस भाषा की जो शुद्धता है उसको मेंटेन रखना है, और एक ये भी रहता है कि यार आज की जो जनरेशन है उसको भी उस हिसाब से रखना है।
तो इसको आप जब लिखते हो एज अ राइटर, इसको कैसे आप किस पे बहुत जरूरी शुद्धता है। पे ध्यान देना है या आज की पीढ़ी को समझ आए कैसे आज की करते हो? पीढ़ी के लिए देखिए, शुद्धता को हम शुद्धता अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारे लिए लैंग्वेज थोड़ी सी एलियनिश हो गई है। करेक्ट, शुद्ध हिंदी में अब कोई बात नहीं बात करता, नहीं अब करता, अब करेक्ट कोई नहीं कहता कि मानवीय मूल्यों का सर्वोपरि अवलोकन है। करेक्ट Nobody talks like that. But there was a time when people used to talk like that. करेक्ट जैसे आज अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू बोली जाती है। उनके न्यूज़ चैनल का आप 10 सेकंड देख लें, आपको 4 वर्ड समझ में नहीं आएंगे करेक्ट, हाँ जो वो कहकर चले गए, पर वहाँ रोजमर्रा में बातें होती हैं इन्हीं शब्दों में। तो शुद्ध हिंदी पहले यूज की जाती थी यहाँ पर। Correct. अब हमने हिंदी, इंग्लिश, नॉर्मल भाषाएं, इंग्लिश सब मिक्स करके एक, एंड भाषा का इकलौता मोटिव है अपनी बात को आगे पहुंचाना। तो आपको लिखावट उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में आप सोचते हैं। करेक्ट, कहानी आपके जहन में आती है, दिमाग में आती है, शब्दों के साथ आती है, तो जिस भाषा में आप सोचते हैं आपको उसी भाषा में लिखना चाहिए। क्या बात है, ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए। भाई हिंदी की कहानी, हिंदी भाषा के बारे में कुछ बताओ। हाँ, हिंदी जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, ये सब शुरू हुआ आमिर खुसरो से। आमिर खुसरो साहब का नाम सुना है? आमिर खुसरो साहब आई थिंक 11th सेंचुरी के सबसे बड़े राइटर्स। ही वाज, क्या ही थे आमिर खुसरो यार। आमिर खुसरो कहा जाता है कि 7 तार, सितार जिसे आज हम कहते हैं, सहतार, 7 तार वाला साज बनाने वाले आमिर खुसरो थे। क्या बात है, ढोलक बनाने वाले आमिर खुसरो थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ढोलक को काट कर तबला बनाने वाले भी आमिर खुसरो थे। दुनिया की पहली कव्वाली आमिर खुसरो ने लिखी, दुनिया की पहली गजल आमिर खुसरो ने लिखी। फादर ऑफ कव्वाली कहे जाने वाले आमिर खुसरो। खैर, तो ये पूरा एक अलग, आमिर खुसरो पे एक पूरा शो करता हूँ मैं उनकी कव्वालियाँ जो लिखी हुई हैं। छाप तिलक किसने लिखी? छाप तिलक, आमिर खुसरो ने। क्या बात। तो ऐसी बहुत सारी कव्वालियाँ हैं। कितनी 11th सेंचुरी, मतलब आप सोचो कि 1000 साल पहले कोई आदमी आया था और उसने इतना सब कुछ कर लिया और हम आज तक उनको फॉलो कर रहे हैं। आज सबसे खराब बात है, आज तक ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। लोगों को नाम नहीं पता, वो क्या क्या कर चुके हैं ये नहीं पता। तो मैं अपने शोज में करता यही हूँ, मैं ऐसे लोगों के बारे में आपको कि मैं ना तुम्हें लायक लोगों के बारे में बता रहा हूँ यार। करेक्ट। तो आमिर खुसरो साहब एक्चुअली एक कस्ब थे। उनके पिता पर्शियन थे, फारसी थे, और उनकी माँ हिंदुस्तानी थी। तो उन्हें फारसी भी अच्छे से आती थी और यहाँ की भाषा भी अच्छे से आती थी। तब यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, तब यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर चलता था हर जगह। तो उन्होंने फारसी भाषा को, क्योंकि वहाँ पे उस समय हर शेर, शायर, हर राइटर फारसी में लिखते थे। कहा जाता था कि अगर आप फारसी में नहीं लिखते मतलब आप कुछ राइटर ही नहीं हो आप। आज की अंग्रेजी थी तो। करेक्ट, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भले ही मुझे फारसी आती है पर मैं हिंद का शायर हूँ, तो मैं हिंदवी में लिखूंगा। तो उन्होंने फारसी की जगह हिंदवी अपनाना शुरू की, और वही हिंदवी से बाद में 100-200 साल बाद 2 भाषाएं निकली। एक निकली उर्दू, एक निकली हिंदी, और वही हिंदी आगे फिल्टर हो के वो हिंदी है जो आज आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब हिंदवी से निकली हुई, जो खुसरो साहब की देन थी। और तभी शायद इसलिए कहते हैं ना, उर्दू तो मासी है। हाँ, सिस्टर लैंग्वेज है, साथ ही निकले हैं, एक तरफ साथ उर्दू, एक में तरफ निकले हैं। हिंदवी से, और माँ हमारी हिंदवी। भाई एनिमल देखिए आपने अभी? मुझे पता है, कैसे लाल आ रहा है ना कि हाँ। अभी मुझे पता है कि अभी आप एनिमल के बारे में कुछ रील बनाने का कुछ प्लान है आपका। एनिमल के बारे में तो मैं बना चुका, रील हाँ। तो मैं नहीं बनाऊंगा उस पर अर्जुन वैली का जो गाना आया था, अर्जुन वैली की पूरी कहानी मैंने हाँ। सुनाई थी लोगों और को। सबसे प्यारी बात है कि अर्जुन वैली जो गाना है, मनन भारद्वाज भाई जो कंपोजर हैं, तो जब वो बातें में आए थे उन्होंने उस वक्त सुनाया था मुझे गाना। हाँ, क्या बात तो है। और वो एक कनेक्शन है इस सीट से, मैं आपको बताता हूँ। सैयद कादरी सर भी इसी सीट पे बैठे हुए थे, और मनन भारद्वाज भैया भी इसी सीट पे थे, और आज आप भी यहीं हो, और सब आपस में कंटेंट वाइज सब जुड़े हुए हैं। तो ये भी कोई क्या बात है यार, ना मेरे को फील सी आ गई इसको। दिव्यांश यूनिवर्स। दिव्यांश यूनिवर्स। कंटिन्यू अर्जुन वैली। हाँ, तो अर्जुन वैली, अर्जुन है वो। अर्जुन वैली 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फाइटर थे, रॉबिन हुड थे उस जमाने के। तो उनके शान में फोक सॉन्ग की खूबसूरती है। हमें बात कर भी रहे थे कि फोक सॉन्ग्स और कुछ नहीं किया उन्होंने, फोक सॉन्ग्स में जिन लोगों की कहानियां आप भूल जाओगे ना, उन्हें गाने के रूप में उतार दिया है ताकि वो सुनाती जाए सके। करेक्ट। सालों साल, हजारों साल तक फोक सॉन्ग्स चलते हैं। फोक सॉन्ग का मकसद यही है कि जिन शख्स की कहानियां, जैसे खुसरो भूल गए ना, लाइक दैट, करेक्ट, अर्जुन वैली ना भूल जाओ, इसलिए वो फोक सॉन्ग बनाया गया था। हीर रांझा की कहानी ना भूल जाओ, इसके लिए कोई भी मतलब फोक सॉन्ग बना वो इसलिए ही बना कि
कुछ लोगों ने बात चल बहुत रही है, हाँ। कामयाब लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़िंदगी में कुछ बहुत ऐतिहासिक काम किया था, लोग भूल ना जाए, और धुन के साथ जोड़ दिया करेक्ट, धुन के साथ जोड़ दिया ताकि आप गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते आगे रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, कि काबिल लोगों के बारे में लोगों को पता रहे। बताते रहो। करेक्ट, फोक सॉन्ग ऐसे ही बना। तो अर्जुन वैली भी वही था। पर मैंने रिसेंटली एनिमल कुछ दिनों पहले ही देखी, और मैं सच बताऊं, जितना भी चल रहा है इंटरनेट पे, इट्स यू नो पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा हाँ। टॉक्सिक है, थोड़ा सा हाँ, पेट्रियार्की ज़्यादा पेट्रार्किक दिखाई सोसाइटी है। के बारे में जो बात हो रही है, All said and done, it's a wonderful movie. It's a beautiful movie for one specific reason which I found was background music. पूरी पिक्चर का background music is the soul of the movie. Whoever has done the background music of the movie, like hats off to you, sir. आप वो पिक्चर background music, hypothetically I'm saying, background music हटा कर देखो, probably you will give it 5 or 6 out of 10. With background music it's 10 out of 10. एक नया सोल है उस पूरी पिक्चर में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से, मेरा मानना है। डायरेक्टर साहब ने जो छोटी छोटी चीजें Obviously, मेहनत तो की है, बहुत खूबसूरत की है मेहनतें कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, पर बैकग्राउंड म्यूजिक ने मेरा दिल ले लिया भाई। बट एनिमल में जो लोगों ने बोला है कि कहीं ना हम लोग शायद, जो हमारी सोसाइटी है ना, जब हम उसी चीज़ को सामने देखते हैं ना चेहरे पे, तो हम लोग मतलब शीशे पे खुद को देखोगे तो बुरा लगेगा तुम्हें शायद कि सोसाइटी है ना ऐसी कि शायद ऐसा है, तभी तो आप लोगों को आप बोल रहे हो कि ये गलत है, क्योंकि आपने आसपास देखा है ये सब। मतलब इन चीज़ों से मुंह फेरने से मतलब क्या है? लोग ऐसे हैं, हम देखते ही हैं, हमारे आसपास हैं, जैसे हम इन लोग करेक्ट, थोड़ा सा एक्सट्रीम दिखाया है उसमें, नो डाउट्स, बट सिनेमा इसी को ही बोलते हैं कि वही है कि हमें भी पता है कि मैं 10 गोलियां आएगी और मैं 10 ऐसे हाथ से रोक लूंगा, इम्पॉसिबल बात, बट ये सिनेमा है। करेक्ट। और हम लोग सत्यजीत रे, हम शायद भूल जाते हैं, हम लोग पाथार पांचाली से आ रहे हैं हम लोग। तो वही है कि हम लोग साउथ का बिल्डअप है कि हीरो खड़ा उठेगा तो सबको मार देगा, हमें पता है नहीं मार सकता, पर सिनेमा है, ऐसे ही चलता है सिनेमा। ये कहानी का श्रृंगार है, मेरा मानना है। हाँ करेक्ट, पर एक और श्रृंगार रस पढ़ते थे हम लोग, यही तो है। करेक्ट, यही श्रृंगार रस है। सो एक कहानी मैं शोज में सुनाता हूँ, छोटी सी, अंकित चड्ढा साहब की है। कहानी तो नहीं सुना रहा मैं अभी आपको, पर उसका लेसन ये था, आखिरी जो लेसन है उस पूरी कहानी का, वो ये है कि सच देखना किसी को पसंद नहीं है। सच इंसान सिर्फ तब देख पाता है जब उसमें कहानी का श्रृंगार हो चुका हो। तो कहानी मेकअप करके, कहानी श्रृंगार के साथ आपको अगर परोसी जाए तो आपको देखने में भी अच्छी लगती है, सुनकर भी अच्छा लगता है, और फिर कहानी जब खत्म होती है तो उसके पीछे का सत्य आप देख पाते हो, और तब आप सीख पाते हो। तो पिक्चरें वो कहानी का श्रृंगार है, उसके पीछे से आपको क्या सीखना है, क्या सच है, ये हर इंसान अलग अलग अपना अपना सच ढूंढता है। करेक्ट बात। तो आप एनिमल देख के उल्टी चीजें भी सीख सकते हैं, आप एनिमल देख के अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। तो ये आपके नजरिए। और कई बार तो बस इसलिए देखना होता है कुछ चीजें कि लाइफ में ये नहीं करना है। हाँ, वेरी ट्रू। तो जो बहुत ज़रूरी है, और मेरे को लगता है इस जनरेशन का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमें ये सब पता है कि क्या क्या करना है, हमें ये नहीं पता क्या नहीं करना है। बहुत अच्छी बात कही यार आपने, वेरी नाइस। क्या क्या नहीं करना है, तो लिस्ट बनाऊंगा आज से मैं चीज़ों की, मुझे क्या क्या नहीं करना है। हाँ भाई, मुंबई आ गए जी, काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ, दुआएं। फिर भी अपने आप को कैसे देखते हो कि मुझे लाइफ में, मेरे को ऐसा, मेरा अचीवमेंट्स ये हैं लाइफ के, मतलब नॉट जस्ट अचीवमेंट, सुकून ही है मेरी लाइफ की, मुझे लाइफ में ऐसे रहना है। कहाँ देखता हूँ मैं खुद को, मतलब ऐसा नहीं कि आई वांट टू बिकम, नहीं, मेरे लाइफ के सुकून ही है कि मुझे मेरे लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल ही है। आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन मेरे लिए स्टेज है बस, कि हर हफ्ते में 1, 2 बार, 3 बार जितना हो सके मुझे स्टेज पे। क्या बात है भाई, बस मेरा सुकून है, मेरा घर ही वही है बस, उससे ज़्यादा बेहतर। और मैं आपको बताता हूँ, ये याद होता है कि आप स्टेज पे चढ़ रहे हो, और फिर ये याद होता है कि आप स्टेज से उतर रहे हो। स्टेज पे आपको कुछ नहीं याद होता, आप एक ट्रांस में होते हो, आप खो चुके होते हो, आप वहीं होते हो, वही सुकून है। तो इस बात की बस मुझे खुशी है, और लाइक मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू करता हूँ कि मुझे वो स्टेज कंटिन्यूसली मिल रहा है। अब लोग सुनने आ जाते हैं, स्टेज मिल जाता है, तो यही सुकून है, पहुँच गया हूँ मैं। हाँ, कि मुझे यही चाहिए था, स्टेज चाहिए। और कई बार भाई ये मतलब सोचने वाली बात है, हम लोग कौन है, इंसान ही तो है, पर हमारे दिमाग में थॉट्स कोई ना कोई तो ऐसे आते हैं ना कि अरे यार बहुत लोग थे, हम लोग हमें सुन रहे हैं,
हम स्टेज पे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, किसी ने कुछ दिया है। थॉट दिया, कहाँ से दिया हमें, कोई कौन सी एनर्जी थी जिसने मुझे इस काबिल बनाया, आप यहाँ पे आए हो, मैं यहाँ पे, मतलब कोई भी बैठ सकता था ना यहाँ पे। बिल्कुल तो बिल्कुल सच बढ़िया। बात है। आपकी इस बात पे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई है मुझे, बहुत मज़ा आएगा आपको। जाकिर भाई ने मुझे बताई थी ये बात, जाकिर खान साहब लेजेंडरी काफी पसंदीदा बड़े इंसान भैया भैया। तो जाकिर भाई से एक बारी मुलाकात हो गई मेरी, तो उन्होंने एक बात कही थी इतनी खूबसूरत, जो आपने बात कही उसी पे। कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है ना, रियाज करने से आप बेहतर बन जाते हो। म्यूजिशियन हो तो आप हर दिन रियाज करते हो, आपका और मेरा काम बोलने का है तो हम बोलने का रियाज करते हैं बार बार। रियाज करने से आप बेहतर बन जाते हो, ये बात गलत है। ये वो कह रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं ये बात गलत है। एक्चुअली वो जो कनेक्ट है ना, जब आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हो, वो आता वहीं से है सभी को, वो आता वहीं से है सभी को, तुम्हारे पास भी आएगा। रियाज आप सिर्फ इसलिए करते हो कि जब वो आए तो आप उसे संभालने के लायक हो, रियाज मेडिटेशन है। वरना वो आकर फिसल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रियाज हर दिन करते हो ताकि जब भी वो मिलेगी तो आप उसे संभालने के लायक हो, क्या बात वरना है वो भाई फिसल जाती है। जाकिर, मतलब मेरे लिए तो ऐसे है कि मतलब आपने बोल दिया ना, क्या बात है, मैं इसलिए ही मिलना चाहता हूँ, मुझसे और बात करनी है उनसे। बेइंतहा खूबसूरत शख्सियत है जाकिर खान साहब। मैंने बोला था ना कि पोइट्री दुनिया की मेरे शाहरुख खान ही नहीं है। बहुत बढ़िया इंसान है। भैया एक आखिरी सवाल, बहुत शहर घूमे ले, बहुत नई नई दुनिया से मिले, नए नए लोग देख लिए, फिर ना जब आप सब कुछ देखते हो अपनी नज़रों से, फिर आप ना लाइफ में एक लाइफ लेसन बनाते हो कि यार सब चीज़ें सही हैं, पर अगर मेरी ज़िंदगी खोल के देखोगे ना, तो मेरी एक ये छोटी सी बात है, संभाल के रखना यार, बहुत काम आएगी सबके। ऐसा एक लाइफ लेसन, ऐसा एक लाइफ लेसन। बहुत देर से समझ आई है ये बात, पता नहीं मुझे कितने लोग रिलेट इस बात से करेंगे, पर मेरा तो सच यही है। आई एम 35 राइट नाउ, 35 साल मेरी उम्र है। ये बात मुझे 34 साल की उम्र में समझ आई, जो मेरे हिसाब से काफ़ी लेट है, पर अगर आपको जल्दी समझ आ जाए तो आपके लिए, कि असल में हम खुद कुछ नहीं करते। एक समय ज़िंदगी में जब वो आएगा, जब आप समझ जाओगे कि असल में सब कुछ सिर्फ हो रहा है और आप सिर्फ साथ में चल रहे हो, चीज़ें कर रहे हो। तो वो लेसन बस यही है कि जिस दिन ये बात हल्की सी समझ में आए, सरेंडर कर देना, अपने आप को छोड़ देना। वो आप उसे भगवान कह लो, खुदा कह लो, माँ बाप कह लो, शक्ति कह लो, हवा कह लो, कुछ भी कह लो, पर कुछ है जो सब कुछ चला रहा है। फ्लो कह लो। उस फ्लो में उस शक्ति को, अपने आप को सरेंडर जिसने कर दिया, जिस दिन कर दिया, उस दिन से आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट चिपक जाती है और फिर वो कभी नहीं जाती है। क्या बात है। तो मेरा लेसन तो यही है कि सरेंडर कर देना भाई, गो विद द फ्लो, काम करते रहो यार, बहुत मेहनत करनी है, सब हो जाएगा। एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। और आपसे एक शिकायत है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फोटोज़ नहीं डालते अपने, तो हमें बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो मिली जिसकी। ओह, you've got a picture. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश राणा। क्या बात है यार। इस बट यही है कि हमें कहीं से आपकी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पाई। बहुत खूबसूरत है यार, थैंक यू सो मच दिव्यांश, सो स्वीट ऑफ यू। ये बहुत प्यारे है यार, वाह। ये बहुत खूबसूरत एक फेस्टिवल, ये बनारस का घाट है जहाँ पर ये खड़े हैं, ठीक पीछे गंगा मैया बह रही हैं। क्या बात है। कबीरा फेस्टिवल में कबीर सुनाने गया था मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, यू मेड माय डे। तो आज थे हमारे साथ लक्ष्य भैया, हमने ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत कहानियाँ सुनी उनकी। गुलजार साहब के बारे में आज हमें पता लगा, अमृता प्रीतम जी की वो इश्क की कहानी, 1947 का पार्टीशन, और इतनी प्यारी प्यारी बातें। और साथ में एपिसोड देखने के बाद प्लीज़ ये बुक बाय करना, ठीक है। और यकीन मानना, मुझे पता है कि मैं एक बहुत प्यारे इंसान के बगल में बैठा हूँ, तो कुछ लोग कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो आप प्लीज़ ये बुक बाय करना और देखते रहो बातें विद दिव्यांश राणा। और हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ रहा होगा, आप प्लीज़ नीचे हमें फॉलो कर सकते हो। और लक्ष्य पे बहुत कमाल की किस्से कहानियाँ डालते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ उनको फॉलो करो और बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहो बातें विद दिव्यांश राणा। प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो।
सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी